तीर के बाद में अब हम बात करते हैं मंदिरों की। बंगाल में मंदिर निर्माण की जो शुरुआत है वो 15वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी तक काफी मंदिर बने। यहाँ पर जो मंदिर थे उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, हम क्रम से चलेंगे, बहुत इजी टॉपिक है और इनकी विशेषताओं का एक प्रश्न आता ही आता है कि बंगाल में जो मंदिर बने उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो ये जो मंदिर थे वो साधारण ईंटों व मिट्टी गारे के बनाए गए मंदिर साधारण ईंटों तथा मिट्टी गारे, जो कीचड़ होता है, गारा होता है, मिट्टी गारे से समाज के निम्न तबके या जो निम्न समुदाय जो था उस समय माना जाता था, उन्होंने इसमें जो बनाया निम्न जो सामाजिक समूह थे, निम्न जो तबका था जिसमें इसको तेली, उसके बाद में जो कंसेरे थे, घंटा धातु कारीगर बनाने वाले, कालू तेली, कंसारे, घंटा धातु कारीगर, उनके द्वारा बनाए गए, घंटा धातु कारीगर द्वारा बनाए गए। सबसे पहली ये विशेषता थी कि वो साधारण मंदिर थे, ईंटों गारे और मिट्टी से बने थे। निम्न तबका जो समुदाय था, निम्न सामाजिक समूह था, कालू तेली है ना, कालू और घंटा धातु कारीगर, उन्होंने बनाया। ब्राह्मणों की फिर जब स्वीकृति मिली है ना, ब्राह्मणों ने जब इनको क्या किया, स्थानीय देवताओं को गांव की जो छप्पर थी वहां से निकाल के मंदिरों में स्थापित किया। तो आगे इसकी विशेषता, इन मंदिरों में ब्राह्मणों ने स्थानीय देवताओं को गांव की या गांवों की छान छप्पर से निकालकर, छान छप्पर मतलब जो झोपड़ियां थी, छान छप्पर से निकालकर मंदिरों में प्रतिष्ठित किया, और वो भी किसी राजा की देखरेख में, जिससे लोग उनको फॉलो करें, मंदिरों में प्रतिष्ठित किया। तो यहां पर फिर उनकी पूजा जो है मंदिरों में शुरू हुई। अब हमने देखा था उड़ीसा के अंदर भगवान जगन्नाथ पहले जो है वो जनजातीय समूह जो है उनका पूजन करता था, फिर धीरे धीरे ब्राह्मणों की स्वीकृति से उनको मंदिर में प्रतिष्ठापित किया गया और फिर एक वो बहुत प्रसिद्ध जो है वो स्थान बन गया। अब इन मंदिरों का जो स्थापत्य कला है क्या है, देखिए। चौथा, इन मंदिरों की विशिष्ट स्थापत्य शैली थी। मंदिरों की विशिष्ट स्थापत्य शैली मतलब विशिष्ट जो है उनका आर्किटेक्चर था, स्थापत्य शैली थी, निर्माण कला जो था वो विशिष्ट था। अब कैसे था, स्पेशल कैसे था, बंगाल के मंदिर जो है वो किस शैली में बने थे, कैसे बने थे, हम छोटी सी जानकारी है, आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जो मंदिर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए गए थे। मंदिर वर्गाकार चबूतरे पर बने थे, वर्गाकार चबूतरे पर बने थे। ये दो चाला अर्थात दो छत, याद रखना, तथा चौचाला, चौचाला मतलब चार छतों वाले थे, चार छतों वाले थे। ये दो चाला और चौचाला, दो चाला, दो छत, चार छत। ये दो चाला और चौचाला झोपड़ी नुमा थे, जिनकी छतें एक बिंदु पर मिलती थी, जिनकी छतें एक बिंदु पर मिलती थी। कैसे मिलती थी अब हम आपको चित्र में बताते हैं, चित्र में इसको समझते हैं हम। ये जो विशिष्ट स्थापत्य कला थी वो कैसी थी, देखिए। या तो दो छतों वाली इस तरह से, एक छत उस तरफ होगी, एक इस तरफ होगी, या फिर इसको चार छतों वाली बना दी गई, एक इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से, ये इस तरह से। ये चारों जो छतें वो एक जगह मिलती थी और यहां पर ये इस तरह से जो भी आपका जो अलंकरण किया है वो। फिर ये चबूतरे पर बना था मंदिर, कोई भी चबूतरा ले लीजिए, वर्गाकार चबूतरा था। फिर उसके सीढ़ियां थी, स्टेप्स थी, इस तरह से।
दो चाला चौचाला बहुत महत्वपूर्ण स्थापत्य शैली है। मंदिरों के भीतरी भागों में कोई सजावट नहीं थी, बाहर दीवारों पर चित्रकारी और सजावट थी। देखिए क्या था, मंदिरों के भीतरी भागों में कोई सजावट नहीं थी, कोई सजावट नहीं थी, बाहर दीवारों पर यह भी इसकी विशेषता है। ज्यादातर मंदिरों के अंदर अलंकरण होता है, लेकिन यहां पर जो बंगाल के अंदर जो मंदिर बने, अंदर कोई सजावट नहीं थी। जो बाहर था, बाहर की दीवारों पर चित्रकारी थी, सजावटी जो है वो टाइलें लगी हुई थी, मिट्टी की पट्टियां थी। बाहर दीवारों पर सजावट, टाइलें, मिट्टी की पट्टियां आदि लगी थी। तो ये भी आपको विशेषता है, ध्यान में रखना है। मिट्टी की पट्टियां लगी थी। जैसे आपके यहां पर बांकुरा जिला का जो है विष्णुपुर का मंदिर दिया है, बांकुरा जिला विष्णुपुर के मंदिर, बांकुरा विष्णुपुर का मंदिर, विष्णुपुर का, बांकुरा विष्णुपुर का मंदिर। तो देखिए बेटा, बंगाल के मंदिरों की क्या क्या विशेषताएं थी, आपको आराम से समझना है इसको। तीन तो मैंने यहां पे बता दिया था। ये निर्माण काल है इसका, साधारण ईंटों मिट्टी गारे से निम्न तबकों के द्वारा बनाए गए, ये दूसरा बिंदु। ये तीसरा, ब्राह्मणों ने स्थानीय देवताओं को छान छप्पर से निकाल के मंदिरों में प्रतिष्ठित किया। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, विशिष्ट स्थापत्य शैली, वर्गाकार चबूतरे पर बनाया गया, 2 छत और 4 छत, झोपड़ी नुमा जिसकी छतें एक बिंदु पर मिलती थी। उसके बाद में पांचवा, मंदिरों के भीतर कोई सजावट नहीं थी, बाहर दीवारों पर सजावट थी, टाइलें लगी थी, मिट्टी की पट्टियां वगैरह लगी थी। एग्जाम्पल दिया है बांकुरा विष्णुपुर का मंदिर। तो यह है बंगाल में मंदिर निर्माण, उसकी स्थापत्य शैली। 100% क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बंगाल में मंदिरों की जो स्थापत्य कला थी वो कैसी थी, क्या थी। आपको ये सारे के सारे 5 बिंदु लिखने हैं। अब हम बढ़ते हैं बंगाल में मछली भोजन के रूप में, इस चैप्टर का सबसे लास्ट बिंदु, सबसे लास्ट टॉपिक। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि मछली बंगाल में भोजन के रूप में कैसे शामिल। मंदिरों के बाद में हम बात करते हैं बंगाल में जो मुख्य भोजन है वो है मछली और चावल। कैसे है, क्या जानकारी दी है, छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि बंगाल एक वो नदी मैदानी प्रदेश है, डेल्टाई क्षेत्र भी है, नदियां भी बहती हैं वहां पर, मैदान भी अच्छा है, धान यानी चावल की खेती भी खूब होती है। तो बंगाल एक नदी मैदानी प्रदेश है। बंगाल एक नदीय मैदानी प्रदेश है जहां मछली व चावल बहुत मिलते हैं या बहुतायत में होते हैं, बहुतायत में प्राप्त होते हैं। चावल भी खूब है और मछली भी खूब है, और दोनों ये वहां का मुख्य भोजन है। मछली गरीब बंगालियों का भोजन है। मछली गरीब बंगालियों का भोजन है, तटीय क्षेत्र है, मछली बेच करके और खा करके अपना जीवन गुजारा करते हैं। मछली गरीब बंगालियों का भोजन है। और देखिए लोकल जो परिस्थितियां होती है उसका प्रभाव हर जगह देखने को मिलता है, इसलिए वहां के साहित्य में, बंगाली साहित्य में जगह जगह मछली का उल्लेख है। तो मछली कितनी इंपॉर्टेंट है, बंगाली साहित्य में जगह जगह मछली का उल्लेख किया गया है। और साहित्य में नहीं, अब हम आगे देखते हैं कि और कहां मछली का उल्लेख है, या मछली का जो प्रचलन है, या मछली की जो उपस्थिति है कहां पर। देखो तो मंदिरों और जो बौद्ध विहार है वहां पर उसकी आगे जो अलंकरण की जो पट्टियां लगी हुई है, मंदिरों और बौद्ध विहारों पर पट्टियों में, मंदिरों व बौद्ध विहारों की पट्टियों में जो अलंकरण के लिए जो पट्टियां यूज की जाती हैं, उस पट्टियों में भी मछली को साफ करते हुए ये चित्र है वहां पे।
मछली को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर ले जाते हुए दिखाया गया है। पट्टियों में मछली को साफ करते हुए तथा टोकरियों में भरकर ले जाते हुए दिखाया गया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मछली कितनी इंपॉर्टेंट थी। अब वैसे ब्राह्मण जो है वो मांसाहार ब्राह्मणों के लिए वर्जित माना गया है, लेकिन जो ब्राह्मण साहित्य है वहां पर भी एक विशेष प्रकार की मछलियां खाने की छूट दी, क्योंकि उनका भोजन है, मछली नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे फिर। तो वैसे ब्राह्मण जो है वो सामीश भोजन नहीं करते हैं। ब्राह्मण, सामीश का मतलब मांसाहार, सामीश मतलब मांस। ब्राह्मण सामीश भोजन नहीं करते, लेकिन एक विशेष पुस्तक वृहद धर्म पुराण, याद रखना इस किताब का नाम। लेकिन वृहद धर्म पुराण जो 13वीं सदी का एक ग्रंथ है, जो 13वीं सदी का ग्रंथ है, 13वीं सदी में लिखा गया था वृहद धर्म पुराण। उस ग्रंथ में कुछ विशेष प्रकार, वृहद धर्म पुराण में विशेष किस्म की मछलियां ब्राह्मणों को खाने की छूट दी गई है। तो आप समझ सकते हैं मछली का वहां के जनजीवन पर कितना असर है, कितना प्रयोग है। वो उनके जीवन का एक अंग है, आप उससे उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। देखिए, पहला मछली के बारे में, बंगाल एक नदी मैदानी प्रदेश है जहां पे मछली और चावल बहुत ज्यादा होते हैं, और मछली जो है वो गरीब बंगालियों का भोजन है। बंगाली लिटरेचर में, साहित्य में भी जगह जगह मछली का उल्लेख है। दूसरा, तीसरा बिंदु। चौथा, मंदिरों और बौद्ध विहारों की जो दीवारें हैं, पट्टियां हैं, वहां पर मछली को साफ करते हुए टोकरियों में भरते हुए ले जाते दिखाया गया है। इससे हम समझ सकते हैं कितना, भाई मंदिर जो है वो पवित्र जगह है, बौद्ध विहार पवित्र जगह है, अगर वहां पर इसको बताया गया है, इसका मतलब। और वैसे भी विष्णु के 10 अवतारों में भी मत्स्य अवतार है, तो मछली जो है यहाँ पर इनके जीवन का अंग है। वैसे कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो सामीश भोजन नहीं करते। देखो, सामीश का मतलब होता है मांसाहार, निरामीष का मतलब होता है शाकाहारी, अपोजिट बता दिया मैंने। लेकिन वृहद धर्म पुराण जो ग्रंथ है उसके अंदर कहा गया है कि ब्राह्मण कुछ विशेष प्रकार की मछलियां खा सकते हैं। यह अध्याय क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण 9वां अध्याय। इस अध्याय के सारे वीडियोज आप देखिए, नोट्स बनाइए। ये आपके 7th क्लास के नहीं बल्कि और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसमें सीबीएसई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलेबस से, उन लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इसके नोट्स हमारे ब्लॉग पर उपलब्ध हैं, और अगर कोई आपको समस्या है कंटेंट से संबंधित, आप हमें कॉल करके या मैसेज करके सजेस्ट कर सकते हैं।